ये इंटरव्यू सिर्फ तालीमी और मालूमाती मकसद के लिए पेश किया गया है। मीडिया स्टार वर्ल्ड किसी भी हिंसा, नफरत या तासुब की हिमायत नहीं करता। यहाँ पेश किए गए ख्यालात मेहमान के अपने हैं। चैनल उनसे ज़रूरी नहीं कि इत्तेफाक रखे। हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद अहमद काज़मी, लेकर आया हूं आपका पसंदीदा कार्यक्रम आपके रूबरू। आप कई दिन से इंतजार कर रहे थे अमरीश मिश्रा जी का। मुझसे कई लोगों ने याद दिलाया कि अमरीश मिश्रा जी से बात कीजिए। आज हमने उनसे वक्त लिया और हम बात कर रहे हैं। मैं बहुत ही बिल्कुल सीधे सीधे जाऊंगा, क्योंकि वो उनकी मालूमात इतनी गहरी है। जिस तरह से जंग चल रही है, आज 7वां दिन है। आयतुल्लाह खामेनेई के शहादत के बाद जंग बहुत मजबूती से लड़ी जा रही है। आज खैबर नाम की मिसाइल भी लॉन्च हो गई, जिसमें आसमान में जाकर के बहुत से मिसाइल छोटे छोटे बनते हैं, उनको कंट्रोल करना मुश्किल है। कल खुर्रम शहर 4 भी इस्तेमाल की। और आने वाले वक्त के लिए ईरान कह रहा है कि हमारे पास बहुत से हथियार हैं जिनके बारे में दुनिया को कुछ मालूम नहीं है। क्या कुछ है, सीधे सीधे मैं समझने की कोशिश करूंगा कि ये 7वां दिन। हिम्मत तो ये की थी कि रेजिम चेंज कर लेंगे, कुछ कुछ होगा, इरादे तो ये थे। और अब बड़ी अजीब हंसी आ रही है ट्रंप साहब के इस बयान को देखते हुए कि वो कह रहे हैं कि मुश्तबा खामेनेई नहीं, कोई और मेरी पसंद का लीडर वहां पर बने। क्या वाकई अमेरिका अपनी पसंद का लीडर ईरान में बना सकेगा? अगर ऐसा होता तो ये जंगी क्यों होती, ये 47 साल क्यों टकराव होता? ट्रंप अजीब ऐसी बात कर रहे हैं। और एक वीडियो सामने आई है कि कुछ पादरी खड़े हुए हैं व्हाइट हाउस में, सबने हाथ रखा हुआ है, दुआ कर रहे हैं कि आप कामयाब हो। शायद वो एआई जनरेटेड वीडियो हो, लेकिन हालत तकरीबन वही पहुंच गई है। अमरीश मिश्रा जी, वेलकम है आपका मीडिया स्टार वर्ल्ड को। आपने वक्त दिया, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। जंग का 7वां दिन है। आयतुल्लाह खामेनेई को शहीद हुए आज 7वां दिन है। जंग किस आज जिस तरह से जंग जहां पर है, अब तक की जंग के बारे में आपका क्या ख्याल है? आगे क्या क्या कुछ नजर आ रहा है, क्या हालात बनेंगे? देखिए, मुझे जो लग रहा है कि ईरान का धीरे धीरे अपर हैंड बनता चला जा रहा है, और उसके लिए मैं दो एग्जाम्पल साइट करूंगा। सबसे पहले जो तेल अवीव की तबाही, उसके बारे में कोई बात नहीं कर रहा है। अ, परसों ऑस्ट्रेलिया के एक बड़े जर्नलिस्ट और जो एक अमेरिकन ज्यू हैं जो एंटी इजराइल हैं, उन दोनों ने मिलकर एक आर्टिकल छापा परसों, जिसमें उन्होंने डिटेल में बताया कि इजराइल के अंदर क्या स्थिति। इजराइल के अंदर उन्होंने कहा कि 200 से ज्यादा ठिकाने ध्वस्त हो चुके हैं, मलबे में हैं। जनता जो है, कम से कम तेल अवीव की 80% जनता बंकर में रह रही है। और जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि जो रिजर्व सोल्जर्स, जो क्योंकि इजराइल की जो सेना है उसमें जो रेगुलर सोल्जर्स हैं वो तो 50-60 हजार हैं, 70 हजार। बाकी सब रिजर्व सोल्जर्स हैं। रिजर्व सोल्जर्स को ये लगाया गया कि तुम बंकरों को संभालो, अव्यवस्था ना हो। लेकिन रिजर्व सोल्जर्स ने कहा कि हम क्यों बंकरों में जाएं, हम क्यों करें, ये हमारा काम नहीं है। तो वो एक पहला फ्रिक्शन वहां उभरा। दूसरा, पुलिस कोऑपरेट नहीं कर रही। पुलिस जो है बंकर्स, उनको वो हेल्प नहीं कर रही है। वहां बहुत अव्यवस्था है, मारपीट की स्थिति है। सबसे बड़ी कंप्लेंट जो सिक्योरिटी फोर्सेस की तरफ से आ रही है, दैट देयर इज अ पॉलिटिकल वैक्यूम इन इजराइल। ना, ये बहुत चौंका देने वाली बात है कि इजराइल में पॉलिटिकल वैक्यूम है। क्यों? नेतन्याहू आखिरी बार 2 मार्च को दिखे थे, आज 6 मार्च 2026 हो गई है। स्मोत्रिच और बेन गिविर, सबसे इंपॉर्टेंट है बेन गिविर जो इंटरनल सिक्योरिटी मिनिस्टर है, वो दिखे ही नहीं। और उनका काम है बंकरों में अव्यवस्था ना फैले, तेल अवीव की लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन ना खराब हो। ये तो बेन गिविर की रिस्पॉन्सिबिलिटी। और वो पुलिस वहां पर फेल हो गई है। रिजर्व सोल्जर्स भेजे जा रहे हैं कि पुलिस से नहीं संभल रहा, तो रिजर्व सोल्जर्स जाने से मना कर रहे हैं। और वो ये भी कह रहे हैं कि हम क्यों जाएं जब हमारे मिनिस्टर्स नहीं जा रहे हैं। उनका इशारा यही है कि बेन गिविर ने एक बार भी बंकर्स को विजिट नहीं किया है। बंकर्स में खाना पीना भी नहीं पहुंच रहा है, कंबल वगैरह का इंतजाम नहीं है, गद्दों का, मतलब जो एक बेसिक सुविधाएं होती हैं उनका उनका उनकी व्यवस्था नहीं हो पा रही। दूसरी बात जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है और जो इजराइल से संबंधित है, इतिहास मतलब हिजबुल्लाह और इजराइल की जो लड़ाई है वो 1982 से चल रही है। 1982 में जब हिजबुल्लाह बना था और इजराइल ने लेबनान पे कब्जा किया था, उसी के
रिएक्शन में हिजबुल्लाह बना था। 1982 से आज आप समझिए 2026 हो गया है, इतनी जंगें हुई हिजबुल्लाह और इजराइल में, इतनी जंगें हुई। हर बार इजराइल नोटिस देता है कि हम बेरूत को बॉम्ब करेंगे। उसने कल भी दी थी कि ये साउथ बेरूत खाली कर दो, ये कर दो। पहली बार आज हिजबुल्लाह ने वार्निंग दी है, पहली बार, कि नॉर्थ गलीली खाली कर दो, जो नॉर्थ इजराइल है वो खाली कर दो, इन इन जगहों पे हम बम्बार्डमेंट करने जा रहे हैं। इससे बड़ी और क्या चीज हो सकती है, मुझे तो समझ नहीं आ रहा है। 40 साल से ऊपर के इतिहास में, जंग के इतिहास में, हिजबुल्लाह और इजराइल के, हिजबुल्लाह पहली बार इस तरह की बातें कर रहा है। हिजबुल्लाह ने और बताया आपको, कम से कम 11 मरकवा टैंक्स ध्वस्त हो चुके हैं, 11। और इजराइल का जो ग्राउंड ऑफेंसिव है वो मजाक बन गया है लेबनान, उसका कोई मतलब नहीं, क्योंकि वो बिल्कुल आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। मैक्सिमम खियाम तक पहुंच रहे हैं, खियाम से पीछे आ जा रहे हैं। जिन 5 इलाकों में थे वहीं पर है। तो ग्राउंड इन्वेजन हिजबुल्लाह, अच्छा फिर कहते हैं कि हमने हिजबुल्लाह के फलां लीडर को असैसिनेट कर दिया, हमने इसको असैसिनेट कर दिया, हमने बेरूत में बम्बार्डमेंट कर दिया। तो भाई ठीक है, सिविलियन एरिया में तुम बम्बार्डमेंट करते आ रहे हो। अच्छा, लेबनान में एक और समस्या आ गई है कि वहां की सरकार ने हिजबुल्लाह को बैन कर दिया है। जोसेफ आउन का जो बयान आया वो पूरी तरह से इजराइल अमेरिका के साथ खड़े हो गए, जबकि पहले वो बीच की स्थिति में थे। लेकिन जब से ईरान का पलड़ा भारी हुआ है, तब से वहां उनके भी सुर बदलने लगे, चाहे वो जोसेफ आउन हो, चाहे वो जो प्राइम मिनिस्टर है नवाब सलाम। सलाम भी प्रो इजराइल, प्रो अमेरिका है। तो वहां पर अब क्या है कि जैसे जैसे ईरान का पलड़ा भारी हो रहा है और हिजबुल्लाह स्ट्राइक कर रहा है, तो वहां की भी जो लोकल सिचुएशन, और हिजबुल्लाह इस मूड में है कि सरकार जो भी कहे हम लड़ेंगे इजराइल से, और लेबनान की जनता ज्यादा से ज्यादा वो हिजबुल्लाह के साथ आ रही। तो ये देखिए जो मिश्रा जी जो अब तक आपने बातें कही वो कई बहुत ही अहम बातें की हैं। तेल अवीव की तबाही की तस्वीरें आ रही हैं, कई विदेशी पत्रकार उसको बता रहे हैं। एक भारत का पत्रकार भी कल वापस आया, साधना टीवी का, वो जॉर्डन से होते हुए कहीं यूरोप का डिटूर करते हुए वो पहुंचा है दिल्ली या बंबई, उसका भी वीडियो आया, वो बहुत इंटरेस्टिंग है, मैं लोगों को दिखा चुका हूं। लेकिन आपने जो खास बातें कही, एक तो ये कि नेतन्याहू का पता नहीं है कि वो कहां है। कभी एक खबर आई थी पिछली बार जब जंग शुरू हुई थी तो वो साइप्रस गए थे, इस बार कुछ ऐसे इशारे आए कि वो शायद जर्मनी चले गए, और स्मोट्रिच और बेनगविर गायब हैं। तो ऐसी हालत में जब पॉलिटिकल वैक्यूम है और उधर से ईरान से नए नए हथियार इस्तेमाल हो रहे हैं, और अब तो ऐसा लग रहा है कि बिल्कुल फ्री फॉर ऑल है, क्योंकि कल जो खबर आई थी परसों, वो रेडार उन्होंने अंधा कर दिया ईरानियों ने। जो भी अमेरिकन रेडार बहुत बड़ा था, 5000 किलोमीटर तक नजर रखने वाला, कतर के अंदर। तो अब जब ये हालत हो गई है, क्या अब इस वक्त के असेसमेंट के हिसाब से क्या आपको लगता है ये इजराइल की आखिरी जंग है? क्या इजराइल के खात्मे की तैयारी पूरी तरह से हो गई है? आपको क्या लगता है? ईरान की तरफ से कहा जा रहा है हम बात नहीं करेंगे और हम लंबी जंग के लिए तैयार हैं। अमेरिका और इजराइल की तरफ से कहीं से वो आवाज नहीं आ रही, कमजोर भी, कि हम बहुत लंबी जंग के लिए तैयार हैं। क्या लगता है नतीजा किस तरफ जाएगा? नहीं काजमी साहब, देखिए एक बड़ी अजीब सी बात हो रही है। एक तो इजराइल के संबंध में मैं आपको बताऊं, इजराइल का जो ईरान के बम्बार्डमेंट ने एक तो इजराइल का माली नुकसान किया, जान का नुकसान किया। अभी जान का नुकसान काफी बड़ा है, लोग कह रहे हैं सैकड़ों की संख्या में है, वो एक अलग बात है। जो मेन बात है कि जो पॉलिटिकल वैक्यूम एक तेहरान में ईरान ने क्रिएट कर दिया, और इजराइल की हुकूमत की असलियत बाहर आ गई। वो असलियत क्या है? वो असलियत यह है कि ये कोई देश है ही नहीं, ये राष्ट्र नहीं है। यहाँ की सरकार भी एक कॉन्ट्रैक्ट पे चलती है, ऐसा लग रहा है। और ये लोग, इन लोगों ने अपने, यहाँ के इलीट्स ने, इजराइल के जो रूलिंग इलीट्स ने अपने जो संसाधन है, इवन अपनी डिफेंस फैक्ट्रीज बाहर आउटसोर्स कर रखी है। इंग्लैंड में है, साइप्रस में है। जो अब समझ में आ रहा है कि ये सब जर्मनी, साइप्रस, ये सब इजराइल के ही हिस्से हैं। इनको ये लोग इजराइल के ही हिस्से मानते हैं, जब चाहते हैं वहां चले जाते हैं। अभी खबर आई कि साइप्रस में लाखों इजरायली गए थे, उसमें से कुछ को कभी इजराइल वापस आते हैं, फिर वो साइप्रस जाते हैं। ऐसा मुझे लग रहा है कि एक बड़ी कहानी आने वाली है, एक बड़ी स्टोरी ब्रेक होने वाली है कि इजराइल ने इस तरह के कई ठिकाने बना दिए हैं, और खुदा न खास्ता हिंदुस्तान को तो नहीं बना दिया, एक हिंदुस्तान के कुछ इलाकों को।
क्योंकि हम्म इजराइल का एलिट ये जानता है कि वो टिक नहीं सकता, उसका देश अब खत्म है। तो वो हम्म अपना जगह जगह, ये वो हिस्टोरिकली भी वो कहते हैं कि हम लोग माइग्रेट करते रहे, तो वो उसने कई एनक्लेव्स ऐसे बना रखे हैं। ये बड़ी शॉकिंग बात है ये। और जी, भारत भी, और भारत, वो जो आपने भारत के बारे में कहा, हिमाचल प्रदेश के बारे में कहा जाता है कि कुछ इलाका है हिमाचल, वहां। अरे नहीं, अब तो राजस्थान, गोवा, अब राजस्थान। बहुत फैल रहे हैं। जी 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 जी। राजस्थान में इजरायली होटल खुल गए हैं। और मुझे सबसे बड़ा डर ये है कि जो ये कई जगह इनका इजराइल खत्म होगा, ये छितरेंगे, और हम्म छितर के ये ऐसी जगह जाएंगे। कुछ साइप्रस वगैरह तो इन्होंने बना लिया है अपना, हम्म बढ़िया बना लिया है। वहां पर हम्म इजरायली प्रॉपर्टी खरीद चुके हैं, सब कुछ। जर्मनी में कुछ इलाके हैं जो जो उनके हो गए हैं। स्पेन और पोर्चुगल में कुछ इलाके हैं इसी और तरीके से, और भी जो हैं सर, जो यूएई, अनडिस्क्लोज। यूएई को भूलिए, यूएई, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, वहां 2020 में नॉर्मलाइजेशन के बाद बड़ी तेजी से इजरायलियों को सिटीजनशिप दी गई है। सबसे आखिरी आंकड़ा जो मुझे याद है 2021 का, उसमें 7,000 इजरायलियों को बगैर इजरायली सिटीजनशिप छोड़े यूएई की सिटीजनशिप दी गई थी, जिसके नतीजे में वो तमाम यूएई के मुल्कों में आसानी से घूम सकते हैं। तो काजमी साहब, ग्रेटर इजराइल बन रहा था, हम्म और अब क्या हो रहा है? हम्म अब तो वो फिर से वो अपने 2000 पहले की हिस्ट्री जो कह रहे थे अब हम बदला लेंगे और पूरा ग्रेटर इजराइल बनाएंगे, तो फिर वैसे ही लौट रहे हैं 2000 पहले की स्थिति में, कि जो हम्म पूरी दुनिया में माइग्रेशन था इनका। अच्छा, दूसरी बात यानी देखिए, रिवर्स रिवर्स माइग्रेशन शुरू हो गया, आप ये कह रहे हैं नहीं नहीं, कि ये कुछ इजराइल और, में जो इसको शब्द इकट्ठे हुए बढ़िया, थे। इसको कुछ बढ़िया, रिवर्स रिवर्स बिब्लिकल प्रोफेसी, कुछ इसको हाँ बढ़िया शब्द दिया है। जी 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 कुछ और, बिल्कुल घावों में बिल्कुल मरहम भी तो लगाना जरूरी है, मतलब बिल्कुल घावों में नमक छिड़कना भी तो जरूरी है। बिल्कुल 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 रिवर्स बिल्कुल। बिब्लिकल प्रोफेसी हैज बीन रिवर्स। हाँ 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 जो बिल्कुल चोजन बिल्कुल। पीपल थे गॉड अभी के, अभी वो अभी अभी अनचोजन बिब्लिकल हो। बिब्लिकल प्रोफेसी का जिक्र टकर कार्लसन ने जब माइक हकाबी से किया, तो माइक हकाबी ने जो बिन ग्योर हाँ, एयरपोर्ट तभी तो पर उन्होंने कहा ग्रेटर बिन इजराइल। ग्योर हाँ, एयरपोर्ट पर जो इंटरव्यू किया था, उन्होंने फरात से नील तक अगर वो कब्जा कर लें तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ, उसके बाद अमेरिकी सरकार को जान बचानी मुश्किल हो गई। जान बचानी क्या, वो झूठ छुपाना नहीं, चाहते हैं, वो उसके देखिए साथ। एक, जी। जी जी, एक चीज बताया काजिम साहब, यूएई की जो हालत है, देखिए यूएई पे ईरान ने बहुत प्लानिंग के साथ हमला किया। अब उसकी इकोनॉमिक एनालिसिस भी आ रही है, जिसपे अभी हम नहीं जाएंगे, उसको दूसरे प्रोग्राम के लिए रखेंगे। हम्म क्योंकि उसमें देखिए क्या है कि जो ऑयल की सप्लाई ईरान ने रोक दी, हम्म और गैस की सप्लाई रशिया रोक रहा है। रशिया कह रहा है कि अब हम यूरोपियन देशों को गैस क्यों दें। हम्म और देखिए, अमेरिका को एक स्पेशल वेवर इंडिया को देना पड़ा फिर से, कि वो रशिया से ऑयल ले सकता है। वो एक, मतलब ये धीरे धीरे ये भी एक टेंडेंसी बढ़ेगी। अच्छा, अब यहां पर यूएई पे आते हैं। यूएई में देखिए जो तबाही हुई है, जो चाहे वो सालेम बेस हो कुवैत का, चाहे सुल्तान बेस हो सऊदी अरेबिया का, चाहे अल उदैद बेस हो कतार का, चाहे वो बहराइन में फिफ्थ फ्लीट, जो नेवी की फिफ्थ फ्लीट है, वहां एक एयरबेस भी है, चाहे वो हो, मतलब ऑल अक्रॉस द यूएई अमेरिकन जो बेसेस हैं वो तबाह हुए हैं। लेकिन ये पूरी कहानी नहीं है। पूरी कहानी बड़ी है। दूसरा पार्ट उसका ये है कि अमेरिकन सोल्जर्स जब बेसेस में बम्बार्डमेंट हुआ 2-3 मार्च से, तब वो भागने लगे। वो फुजैरा गए, वो रसल खैमा गए, वो दुबई गए होटलों में रहने। और वहां ईरान ने पिन पॉइंटेड स्ट्राइक किए होटलों के उन फ्लोर्स पे जहां अमेरिकन रह रहे हैं। अब आप बताइए, जहां आपने अभी तक दुबई या कुवैत में सिविलियन बड़ी कैजुअलिटी की खबर आपको नहीं मिली होगी। इतने हाँ हिंदुस्तानी हैं, हाँ ज्यादा है वहां से, अभी तक हुआ होता, हाहाकार मच गया होता। तो ये क्या हो रहा है कि इतने पिन पॉइंटेड हथियार ईरान के पास है, जबकि अभी उसने अपने असली हथियार निकाले ही नहीं है। एक खुर्रम शहर कभी कभी वो मार देता है, अदरवाइज अभी तक ड्रोन्स ही हैं, जो चीप ड्रोन्स हैं, उनसे ही हमला हो रहा है, वो इंटरसेप्ट हो रहा है। क्योंकि जाहिर सी बात है, इसराइल और अमेरिका की जो एयर डिफेंसेस है, उनको डिप्लीट करना है, उनको ऐसा करना है कि उनकी उनकी मिसाइलें, उनकी जो पूरी क्षमता है वो बहुत कमजोर हो जाए। तो अब ये देखिए कि जो अमेरिका, अच्छा, ये आप देखिए, जो कुवैत में एक और मेरे ख्याल से पोर्ट शोरेब बेस, हाँ वहां 6 अमेरिकन सोल्जर्स मारे गए, जो अमेरिका को एडमिट करना पड़ा। हम्म जो F-15 जहाज गिर रहे हैं, उसमें से कल एक जहाज ईरान में भी गिरा। आज खबर आ रही है बसरा के पास, इराक में गिरा।
4 विमान कुवैत ने, अब जो अमेरिका कह रहा है कि जो कुवैत एयर स्पेस में 4 F-15 वो उन पे निशाना लगा है, उनके पायलट्स इजेक्ट हो गए, और वो कह रहे हैं कि फ्रेंडली फायर रहे हैं, कुवैती मार रहे हैं। तो कुवैतियों को क्या ट्रेनिंग दी आपने एयर डिफेंसेस की कि वो अपने, अगर ये मान लिया जाए, वैसे हमको लगता है कि वो ईरान ने ही मारे हैं, नहीं, लेकिन ईरान ने उस पर बयान दे दिया था, ईरान ने बयान दे दिया था कि हमने मारा है, एक हाँ F-15 उन्होंने मारा है, और ये बताया गया था कि 27 साल के बाद ये पहला मौका है जब अमेरिका का F-15 किसी ने गिराया हो, 27 साल के बाद। तो बिल्कुल ये वो बिल्कुल वो बिल्कुल वो वेस्ट वेस्ट ईरान के एक उसमें वो गिराया गया था। अजरबैजान से इजरायली और अमेरिकन फोर्सेस आई, 2 पायलट्स होते हैं 15 में, दोनों को एक्सट्रैक्ट कर ले गई। फिर ईरान ने अजरबैजान पे कल इसीलिए मारा था, जो बाद में ये आया कि ईरान ने कहा कि अभी हमने नहीं मारा है, बट उसमें बहुत सारी चीजें हैं। लेकिन उसमें देखिए अजरबैजान को का सॉइल इस्तेमाल जून 2025 जून में भी हुआ था ईरान पे अटैक करने के लिए, अभी भी हो रहा है। तो अजरबैजान को भी वार्निंग दी जा रही है, टर्की को भी वार्निंग दी जा चुकी है। अब यहां पर देखिए जो पूरा यूएई तबाह हो गया है, वो पूरी लाइफलाइन जहां पर इलीगल पैसा वेस्ट का पूरा लगा हुआ है, जो सूडान में नरसंहार करके जो ब्लड मनी है, जो गोल्ड है, जो पूरा यूएई में जमा होता है, सब सब होता है, यूएई रैपिड सपोर्ट फोर्सेस को सब वहां मदद पहुंचाती हैं। और सऊदी अरेबिया भी अंदर कहीं ना कहीं सऊदी अरेबिया का भी एक बड़ा हिस्सा रूलिंग क्लास का, वो चाहता है कि यूएई बर्बाद हो, और ईरान ने बहुत सोच समझ के ये मारा है। और सऊदी अरेबिया में भी जो सुल्तान एयरबेस को अटैक किया, तीसरा अटैक हो गया आज, उस पे भी सऊदी अरेबिया कुछ बोल नहीं रहा है। देखिए तो, और कतर ने गैस का सप्लाई बंद कर दी, क्योंकि कतर की गैस की सप्लाईज पे भी हिट हुआ है, और उसने कहा कि और होगा तो हम तो खत्म हो जाएंगे। तो अब आप देखिए दुनिया में जो आर्थिक संकट आने वाला है, गैस की प्राइसेस यूरोप में ऑलरेडी 45% बढ़ गई हैं। तेल जो है वो अभी से कम $20 प्रति बैरल उसका दाम बढ़ गया है। अगर वो 3-4 दिन जंग और चलती है तो वो 120 बैरल पहुंच सकता है, 120 बैरल, ये मतलब $120 पर बैरल, हर बैरल में 159 लीटर्स होते हैं। तो ऑब्वियसली फिर इंडिया जैसे देश भी इफेक्ट होने लगेंगे, बहुत सारी दुनिया के और देश इफेक्ट होंगे। स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज में ईरान ने टैंकर्स मारे, और वहां से वो 90% ट्रैफिक नहीं जाने दे रहा है, केवल चाइना और रशिया को अलाउ कर रहा है। तो आप देखिए आप कितने स्ट्रेटेजिकली लोग चल रहे हैं। तो ये देखिए कहीं ना कहीं रशिया और चाइना और ईरान की लंबी प्लानिंग थी जून 2025 के बाद से कि ऐसा युद्ध हो जिसमें ये अमेरिकन पेट्रो डॉलर को गिरा दे। ये युद्ध देखिए केवल, ये तो इमाम खामनेई की शहादत का रिवेंज, एक उसका जो एक इमोशनल आइडियोलॉजिकल एंगल है, वो तो है ही, इजराइल का खात्मा, सारी चीजें। लेकिन वो ये भी है कि अमेरिका की जो लाइफ लाइन्स हैं, अमेरिकन इकोनॉमी को जो डॉलर को जो पंप अप किए हैं, क्योंकि नहीं भूलना चाहिए कि डॉलर आज मजबूत इसलिए है कि 1973 में जो सऊदी अरेबिया से अमेरिका का करार हुआ था कि सऊदी अरेबिया अपना तेल डॉलर में बेचेगा। अब ये जो इसी वजह से तो डॉलर बना हुआ है ना, सिंपल सी बात है। अब इसी चीज को गिराना चाहते हैं रशिया, चाइना और ब्रिक्स के देश, और ईरान जो मार रहा है उससे अपने आप ही होने वाला है। और जब तेल की सप्लाई खत्म हो जाएगी, तब तो फिर लोग अपने मतलब जो लोकल रिसोर्सेज हैं, या रशिया की तरफ देखेंगे, या इवन वेनेजुला की तरफ देखेंगे। बहुत सारे ऐसे देश हैं जो ऑयल प्रोड्यूस करते हैं, अफ्रीका में भी। सवाल यहां पर यह कि हमें डॉलर नहीं देना पड़ेगा, और भारत को भी फायदा है इसमें। तो ये देखिए, ये सारी जो है पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था बदल रही, पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था बदल रही है इस जंग से। अच्छा, आपके अंदाजे से अभी तक कितने अमेरिकन फौजी मारे गए होंगे? अभी तक अमेरिका 6 की बात मान रहा है। अली लारीजानी ने कहा है 500 प्लस अमेरिकी फौजी मारे जा चुके हैं। इतने जो जगह जगह बेसिस हैं उन पर रोजाना हमले हो रहे हैं, तो क्या उसमें लोग नहीं मर रहे? आपका क्या अंदाजा है, कितने लोग अमेरिकी फौजी मारे जा चुके होंगे, कितने इजरायली? क्या क्या कुछ है, कहीं कोई आंकड़ा कहीं से नजर आता है क्या? देखिए इस समय मिलिट्री सेंसरशिप बहुत हैवी है, यूएई में वैसे ही रहती है, वहां से कोई खबर वैसे भी बाहर नहीं जाती। वहां तो जब एकदम काम सब था, 2-3 साल पहले कुछ लोगों ने आत्महत्या कर ली थी, वो भी खबर आने नहीं देते वो, क्योंकि वो चाहते हैं कि दुबई की इमेज ऐसी रहे कि यहाँ कुछ नहीं होता, सब सेफ है।
24 घंटे 365 दिन सब एकदम शांत रहे। तो देखिए यहाँ सब रिस्ट्रिक्शन है, लेकिन इसराइल से कुछ रिपोर्ट्स आई हैं। इसराइल में अभी 3 दिन पहले रिपोर्ट आई थी, आज 6 मार्च है, तो 3 मार्च को रिपोर्ट आई थी जिसमें ये हुआ था कि करीब 5 से 700 इसराइली जो हैं वो अपना इलाज करा रहे हैं अस्पताल। अब उसमें कितने मृतक हैं, कितने उसमें घायल हैं, ये नहीं क्लियर है। बेत शिमेश पे जो 2 मार्च को मारा था ईरान ने, उसमें 8 इजरायलीज के मारे जाने की पुष्टि इजराइल ने की थी और करीब उसमें 26 घायल थे, वो भी क्रिटिकल कंडीशन में थे। अभी एक खबर और आई कि अभी 2 दिन पहले कि 18 अमेरिकन सोल्जर्स क्रिटिकल हैं और यूएई के अलग अलग अस्पतालों में उनका ट्रीटमेंट हो रहा है। अब मुझे ये लग रहा है कि ये जो है ये अमेरिकन कैजुअलिटीज जैसी होती हैं, ये फैला देते हैं, उनको भेज देते हैं अलग अलग जगह, चाहे वो डेड अमेरिकन हो चाहे वो इंजर्ड अमेरिकन। तो मुझे लगता है कि जो अली लारेजानी ने जो कहा कि 500 अमेरिकन सोल्जर्स से ऊपर, तो उसमें अगर हम देखें कि इंजर्ड और डेड मिला दें तो 100% ये फिगर पहुंचती है, 500 से ऊपर ही पहुंचती है। उसमें कितने मारे गए हैं, कितने इंजर्ड हैं। मुझे याद आ रहा है अमरीश मिश्रा जी, जब अक्टूबर 2024 में वो जंग शुरू हुई थी, ये गाजा वाली, उसके बाद मुझे कुछ लेबनान से कुछ सोर्सेज बता रही थी कि इजरायली जो मारे जा रहे हैं फौजी, उनको उनके तादाद नहीं बताई जा रही और समंदरी जहाज में उनको शिप्स में डेड बॉडीज को रख करके साइप्रस पहुंचाया जा रहा है ताकि अपने मुल्क में वो कॉफिन ज्यादा नजर ना आए लोगों के बीच में। तो बहुत मुमकिन है कि इस तरह का कुछ इंतजाम इन्होंने भी किया हो। अच्छा, मैं अब थोड़ा सा और आगे बढ़ना चाहता हूं। ईरान की इस्लामी क्रांति, इस्लामी इनकलाब के जो कुछ बेसिक कुछ चीजें थी जो मुझे याद पड़ता, मैं 79 से अब तक मुसलसल फॉलो कर रहा हूं, कई जंगें देखी हैं, बहुत सी चीजें देखी हैं। 2 चीजें बहुत ही अहमियत के साथ कही गई, आयतुल्लाह खुमैनी के जरिए भी, आयतुल्लाह इमाम खामेनेई के जरिए भी। वो 2 बातें क्या थी? एक तो ये, अमेरिका सबसे बड़ा शैतान है, वो शैतान अब बुरी तरह से बोतल से बाहर नजर आ रहा है, पूरी दुनिया देख रहा है, वो नंगा नाच पूरी दुनिया देख रही है। और आयतुल्लाह खामेनेई ने कुछ महीने पहले कहा था, हम ट्रंप के शुक्रगुजार हैं कि उसने अमेरिका का असली चेहरा दुनिया को दिखा दिया। दूसरी बात जो तब कही जाती थी, इजराइल एक कैंसरस नासूर है, इसको यहां से उखाड़ फेंकना बहुत जरूरी है। इमाम खुमैनी का एक कोटेशन मुझे अब भी याद है कि अगर तमाम मुसलमान मिलकर के एक एक बाल्टी पानी भी डाल दें इजराइल पर तो इजराइल बह जाएगा। अब ये 2 ऑब्जेक्टिव्स, अब इस इलाके से अमेरिका को बाहर जाना चाहिए, हम इस इलाके की सिक्योरिटी मिलकर के मुल्क कर सकते हैं। आपको क्या लगता है इस जंग के नतीजे में ये दोनों काम होने जा रहे हैं क्या? 100%। देखिए एक चीज तो तय हो गई है, इजराइल की असलियत सामने आ गई है। वो एक स्टेट के रूप में हो सकता है कि फॉर्मल स्टेट के रूप में सरवाइव करे कुछ साल तक या कुछ महीनों तक, लेकिन अंदर से उसका सोशल कोहेजन टूट गया है। उसमें बस एक जो एक्सट्रीमिस्ट हैं जो बस हर जगह मारो काटो वाली बात करते हैं वही हैं, वो बहुत छोटा हिस्सा है, 5 या 6%, और पॉपुलेशन ही 70-80 लाख की है। तो 70-80 लाख में जब देखिए बड़ा हिस्सा पलायन करना चाहता है या अभी, लेकिन फ्लाइट सारी कैंसल्ड हैं और वो नहीं इजराइल में रहना चाहता है, बंकर्स में गृह युद्ध की स्थिति है और वहां पर एक लैक ऑफ कॉन्फिडेंस इजरायली लीडरशिप में पहले से ही था, 7 अक्टूबर से भी पहले से था, और जो कि और गहराया है क्योंकि युद्ध जिस तरह से चला और उसमें नेतन्याहू ने जो अपना कंडक्ट दिखाया। अभी आप देखिए कि इजराइल के इस जंग का सबसे पहला असर इजराइल पे होगा, दूसरा असर यूएई पे होगा। यानी बैल्फोर डिक्लेरेशन, ये जो ईरान की मिसाइल हैं, इन्होंने दरअसल इजराइल और यूएई को नहीं नष्ट किया, इन्होंने बैल्फोर डिक्लेरेशन को के पन्नों को फाड़ दिया है और बैल्फोर डिक्लेरेशन जो है वो ध्वस्त हो रहा है। उसमें उसके आधार पे जो नेशंस बने थे 1920 के बाद, इंक्लूडिंग इजराइल, सऊदी अरेबिया, इजराइल, कुवैत, बहरीन, जॉर्डन, ये सब अब हम लोग सब जानते हैं ऑटोमन एम्पायर के सब हिस्से थे। बहरीन तो एक समय ईरान का भी हिस्सा था। तो वो ये सारे जो पूरा जो पोस्ट फर्स्ट वर्ल्ड वॉर ऑर्डर है मिडिल ईस्ट में, वो कोलैप्स करेगा, इजराइल करेगा और उसके साथ साथ बाकी यूएई के देश कोलैप्स करेंगे। ये इसका लॉन्ग टर्म इफेक्ट
होने जा रहा है, और हो सकता है ये जल्दी हो जाए, क्योंकि किसी को नहीं पता ये युद्ध कब तक खींचेगा। और अभी अगर ये अब क्या और एक हफ्ता इसराइल पर चल असर जाता है, होगा, मुल्कों पर असर होगा, इसराइल पर होगा, अरब मुल्कों पर होगा, अरब हुकूमतें हो सकता गिरे, किस हालत में हो, लेकिन वो जो सेकंड वर्ल्ड वॉर के बाद जो उन्होंने एक आर्टिफिशियल वर्ल्ड ऑर्डर बनाया था वो कलेप्स हो रहा है। ये बहुत बड़ी बात आप कह रहे हैं जी। आप कुछ कहना चाह रहे हैं इसमें? फर्स्ट वर्ल्ड वॉर की बात। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद में जो ऑर्डर बना था, जो ये नए मुल्क बने थे, और जिस तरह से सल्तनत उस्मानिया को खत्म करके ये सब कुछ बना था, वो एक कलेप्स हो रहा है पूरा सिस्टम। अच्छा, मैं अब चलना चाहता हूं भारत ईरान की एक वो जो शिप आया था ईरान का, वो विशाखापत्तनम से वापस जाता है एक्सरसाइज में हिस्सा लेकर के, उस पर अमेरिका मारता है और उसमें दर्जनों ईरानी मारे जाते हैं। इस घटना को एक वॉर हिस्टोरियन के तौर पर आप कैसे देख रहे हैं? क्या कुछ है ये? देखिए, विशाखापट्टनम में जो नेवल एक्सरसाइजेज हो रही थी जंग के जस्ट पहले, उसमें 2 इरानियन जहाज गए थे। एक उसमें जो आयरिस देना था, और एक और जहाज था। तो जो देना है वो जब इंटरनेशनल टेरिटोरियल वाटर्स में आया श्रीलंका के आसपास, तो उस पे अमेरिका ने उसको ध्वस्त कर दिया। उसमें 87 लोगों के क्रू के मारे जाने की खबर है। दूसरा जो जहाज है वो श्रीलंकन अथॉरिटीज ने पहुंच के उसको रेस्क्यू कर लिया, लेकिन देना को रेस्क्यू नहीं कर पाया। दूसरा जहाज इस समय श्रीलंका के मतलब श्रीलंका ने अपने कंट्रोल में ले लिया है, और जो उसके जो क्रूज है वो सब श्रीलंका में फिलहाल सेफ है। लेकिन सवाल यह है कि 2 यहाँ सवाल हैं कि क्या किसी ने मुखबिरी की, इंडिया से वो जा रहा था, और इंडिया का इजराइल और अमेरिका से क्लोज रिश्ता है, तो ये एक सवाल उठता है। इसमें हालांकि कोई कंफर्मेशन नहीं है, फिर भी एक सवाल उठता है। दूसरी बात ज्यादा इंपॉर्टेंट जो अब्बास आरागची ने कही, उन्होंने कहा कि ये घटना दिखाती है कि इंटरनेशनल टेरिटोरियल वाटर्स में, जो कि न्यूट्रल वाटर्स होते हैं, न्यूट्रल वाटर्स में, ऐसे समुद्री इलाके में जो किसी के पक्ष में नहीं है, जिनमें जंग हो रही है, वहां पर आपने एक ईरान की वेसल को मारा, तो इसका रिजल्ट ये होगा कि अब हम भी इंटरनेशनल वाटर्स में अमेरिकन और इजरायली जहाजों को मारेंगे, और वो कुछ यूरोपियन जहाजों को भी अब मार सकते हैं। तो इसलिए देखिए, ये जंग जो है, ईरान भी चाहता है लंबी ये जंग, क्योंकि तैयारी लंबी जंग चले। हालांकि ट्रंप मुझे लगता है बदहवास हो गए हैं, और वो बहुत जल्दी जंग बंद कर देंगे। उनकी तरफ से कोई ना कोई, क्योंकि ट्रंप तो अब ऐसा है कि फॉर्मली वो सरेंडर करे भी ना करें, सीज फायर की बात करेंगे। वन साइडेड सीज, जैसे यमन के साथ हुआ, यमन के साथ उन्होंने वन साइडेड सीज फायर कर दिया। जब तुम हट ही गए सब लेके, भाई यमन के साथ क्या हुआ, ये अपना या उस समय अभी तो इब्राहिम लिंकन और जेरल्ड फोर्ड है, उस समय आइजनहावर था जो इनका एयरक्राफ्ट कैरियर था, जो यमन से लड़ रहा था, वो अचानक गायब हो गया। अब अचानक गायब हो गया तो मतलब अब वॉर खत्म, फिर डिप्लोमेसी हुई। लेकिन साहब, अगर इस जंग से अचानक अमेरिका विड्रॉ करता है, अगर इस जंग से देखिए अमेरिका अब एक एग्जाम्पल, इब्राहिम लिंकन कहाँ है? हाँ, अभी कहाँ? इब्राहिम लिंकन वहां से भाग गया, वो 2-3 वो मिसाइलें आकर वो इंडियन ओशन के पास है। जी 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 जी, इंडियन ओशन में भाग गया। एक तरह से ट्रंप साहब जो है, लिंकन का जो अब्राहम लिंकन का हफ्तों प्रोपेगेंडा हुआ था, आपने भी कई डिबेट्स में हिस्सा लिया, बताया, तो वो ऐसा फरार हुआ कि वापस मुड़ करके नहीं देख रहा। पूछना चाह रहा हूं कि अगर मान लीजिए 1 हफ्ते बाद, 4 दिन बाद, 6 दिन बाद, 10 दिन बाद अमेरिका, ट्रंप ये फैसला करें कि हम इस जंग से बाहर निकलते हैं, अगर वो जंग से बाहर निकले और ईरान के साथ कोई बातचीत नहीं हो, ईरान बातचीत करने के लिए तैयार नहीं है, बगैर बातचीत के वो निकले, तब तो इजराइल को तो और ज्यादा पिटाई कर सकता है ईरान। वो फिर क्यों छोड़ेगा? वो तो परमानेंट खत्म ही करना चाहता है ना इजराइल को। क्या आपको लगता है कि वो कोई कुछ ऐसा हो पाएगा कि बाकायदा जंग रुक जाए? देखिए, अभी ईरान की जो स्थिति है, वहां पर जो नए सुप्रीम लीडर हैं, देखिए एक तो ये है कि हो सकता है उनका चुनाव हो गया हो, क्योंकि कॉम में भी स्ट्राइक हुई थी जहां असेंबली ऑफ एक्सपर्ट्स को मिलना था, और उसके बाद फिर बहुत सारी चीजें ऑब्वियसली वो मतलब सीक्रेट हो गई हैं। तो ईरान में ये भी हो सकता है कि सुप्रीम लीडर का चुनाव हो गया हो, अनाउंस नहीं हुआ हो, ये भी संभव है।
क्योंकि हाँ। ट्रंप ने कल उनको भी थ्रेटन किया, इजराइल ने भी किया कि जो हाँ। नया बनेगा वो हमारी मर्जी का होगा, नहीं तो मार देंगे। हाँ। अब यहां पर बात आ जाती है कि जब अमेरिका विड्रॉ करता है तो क्या स्थिति बनेगी, तो हम्म। वो इंपॉर्टेंट है। वो मेरा कहना है डिपेंड करेगी नए सुप्रीम लीडर पे, वो हम्म। क्या डिसीजन लेते हैं। वो अगर इस चीज का डिसीजन लेते हैं कि हमें ये सही मौका है, इजराइल को इसी समय खत्म कर देना चाहिए, तो इजराइल खत्म हो जाएगा इस समय। तो हम्म। अगर अमेरिका विड्रॉ कर गया, इजराइल खत्म है, और इजराइल ही नहीं खत्म है, यूएई के तमाम देश खत्म है। वो टर्की तक डरा हुआ है, अजरबैजान डरा हुआ है। अरब मुल्कों की हुकूमतें भी खत्म है, इसका मतलब आप ये कह रहे हैं? हाँ, और ये अगर ईरान आगे बढ़ के, अब ईरान की अभी अंदरूनी स्थिति क्या है, वो अगर तैयार है इस चीज के लिए, तो वो मिडिल ईस्ट पे ग्राउंड इन्वेजन करके इस समय वो फिलिस्तीन राज भी बनवा सकता है। वो बहुत कुछ कर सकता है, क्योंकि एडवांटेज इस समय उसके हाथ में। अब ये डिपेंड करेगा, क्योंकि वो चाइना और रशिया के साथ एक अलायंस चल रहा है, और उनका मकसद अगर ये है कि पेट्रो डॉलर गिर जाए, तो पेट्रो डॉलर के गिरने से वैसे ही इजराइल की आधी ताकत खत्म हो जाएगी और अमेरिका की आधी ताकत खत्म हो जाएगी। यूएई तो बर्बाद, क्योंकि यूएई अब नहीं उठेगा। यूएई इज फिनिश्ड, द दुबई स्टोरी इज फिनिश्ड। दुबई स्टोरी इज उनके पास कुछ फिनिश्ड। नहीं है, उनके ये पास ये जी। यानी ईरान फैसला जो भी ले, वो अगर ये फैसला कर ले, अगर अमेरिका वहां से निकलता है जंग से, तो ईरान इजराइल को आसानी से खत्म कर सकता है। अरब मुल्कों की हुकूमतें खत्म हो सकती हैं। वो हाँ, हालांकि ईरान ने हमेशा अरब मुल्कों के साथ दोस्ताना ताल्लुकात की बात कही है। इस जंग के दौरान भी अमेरिका ईरान के प्रेसिडेंट ने इन तमाम मुल्कों की हुकूमतों को पैगाम भेजा है कि हम तो आप ही के जरिए बाकायदा बातचीत में एंगेज थे अमेरिका के साथ। अब हमारे लिए मजबूरी है कि हम जंग लड़ें, और उसमें आप लोगों के यहाँ, आपके मुल्कों में बेसिस हैं, इसलिए हमें ये हमले करने पड़े हैं। तो अब भी ईरान की जो 2500 साल की तारीख है, उसने कभी किसी पड़ोसी मुल्क पर ना कब्जा किया ना हमला किया। तो मुझे तो अब भी ऐसा लगता है कि जैसा कि इंसानी और इस्लामी कानून के हिसाब से आम शहरियों को मारने से बचते रहे हैं ईरान भी और एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस भी, अब भी मुझे ऐसा लगता है कि वो एहतियात करेंगे, किसी भी मुल्क पर कब्जा नहीं करेंगे। हाँ, इल्ला ये कि वो इजराइल को खत्म करें और फिलिस्तीन राज अलग से मुल्क बाकायदा फिलिस्तीन को खड़ा कर सकें। ये बहुत बड़ी बात होगी अगर होगी। आखिर में समराइज करने के लिए कुछ मिनटों में अगर आप तमाम हालात को एक साथ जोड़ करके बता सकें कि और अब आगे क्या होने वाला है। नहीं देखिए, वो तो आ, सारे चीजों को जोड़ के, वो तो देखिए अपने आप दर्शक भी जोड़ लेंगे। मैं आपको एक इंफॉर्मेशन लास्ट में देना चाहता हूं हाँ। कि जो यूएई के देश हैं, कतर, कुवैत, सऊदी अरेबिया, इन लोगों का मैं बयान देख रहा था, दे आर कंसिडरिंग एंडिंग देयर पार्टनरशिप, इकोनॉमिक पार्टनरशिप विद द यूएस, और हम्म। इन्वेस्टमेंट जो प्रॉमिस किए थे, हम्म। जो कि लोग कहते हैं कि वो असलियत में बहुत ज्यादा है। $5 ट्रिलियन तो ट्रंप ने कहा था, हाँ। लेकिन $10 ट्रिलियन भी हो सकते हैं। जो इन्वेस्टमेंट प्रॉमिस किए थे अमेरिकन इकोनॉमी में, वो ये लोग खत्म कर रहे हैं। इनका ये कहना है यूएई के मुल्कों का कि हमको तो तुमने चढ़ा दिया, उसके बाद एयर डिफेंस सिस्टम्स तुम्हारे सारे बेकार हो गए, थार्ड बेकार हो गया। उधर जो जो कतर में वो FPS-132 सिस्टम था, जो 5,000 किलोमीटर, आपने शुरू में जिक्र किया था, 5,000 किलोमीटर से दूर वो रशिया से भी मिसाइल आए उसको इंटरसेप्ट कर सकता है, वो अंधा हो गया। तो अब बचा क्या? और अमेरिका रिप्लेस नहीं कर रहा है, अमेरिका नए एयर डिफेंसेस नहीं बेच पा रहा है, क्योंकि इसके बारे में तो CNN, न्यूयॉर्क टाइम्स में रिपोर्ट आ चुकी है बाकायदा कि अमेरिका के जो स्टॉक्स हैं वो डिप्लीट हो रहे हैं। तो इसलिए देखिए, यूएई अगर संबंध तोड़ता है अमेरिका से, आर्थिक संबंध, तो इजराइल से भी तोड़ना पड़ेगा उसको बहुत सारी चीजें। और जो युद्ध के पहले की स्थिति थी कि यूएई पूरी पूरी तरह से इजराइल की गोद में बैठ रहा था, वो खत्म हो गई। वो सऊदी अरेबिया ने इनिशिएटिव, एक तरह से फिर से सऊदी अरेबिया का इनिशिएटिव आ गया, और उसके लिए सऊदी अरेबिया हैज टू थैंक ईरान। तो अब आने वाले दिनों में इट इज नेचुरल कि सऊदी अरेबिया ईरान के साथ जाएगा, क्योंकि उसको फायदा मिला इस जंग में। पूरा जो, मतलब ओवरऑल नुकसान भी हुआ है, लेकिन ओवरऑल फायदा मिला है। तो ये मेरे कहने का मतलब है कि एक बहुत पावर डायनेमिक्स भी सब बदलेंगी। और जो बड़ी जो जो निचोड़ है वो यही है
कि ईरान इज विल क्रिएट अ न्यू वर्ल्ड ऑर्डर इन मिडिल ईस्ट। ईरान नया वर्ल्ड ऑर्डर बनाएगा इस पूरे इलाके में, ये बहुत बड़ा नतीजा है। और मैं समझता हूं कि वापस हमें श्रद्धांजलि देनी चाहिए याह्या सिनवर जैसे लोगों को, जिन्होंने वो प्लान किया हमास का वो हमला, जो अल-कुद्स जो तूफान के नाम से, वो अक्टूबर 2023 में, और उसके नतीजे होते होते अगर यहां तक आते हैं कि इजराइल खत्म हो और फिलिस्तीन मुल्क बन के खड़ा हो और ईरान नया वर्ल्ड ऑर्डर बनाए इस इलाके में, तो ये बहुत बड़ी तब्दीली होगी। उसको शुरुआत ट्रिगर किया था हमास ने। दुनिया चाहे टेररिस्ट कह दे, चाहे कुछ भी कह दे, लेकिन वो अपने मुल्क की आजादी के लिए लड़ रहे हैं और आज भी वो मजबूती से खड़े हैं। बहुत बहुत शुक्रिया अमरीश मिश्रा जी, आपने बहुत सी चीजें अपने बताई। ईरान नया वर्ल्ड ऑर्डर बनाएगा इस इलाके में, फिलिस्तीन फिर से मुल्क के तौर पर खड़ा होगा, इजराइल के खात्मे के इम्कान बहुत ज्यादा बढ़ गए। आने वाला वक्त बताएगा क्या कुछ हालात होंगे। आपने हमें समय दिया, बहुत बहुत शुक्रिया। मैं अपने दर्शकों से कहना चाहूंगा, आज का वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट्स में जरूर लिखें और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद, शुक्रिया। जय भारत, जय हिंद। हमारे चैनल मीडिया स्टार वर्ल्ड को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन दबाइए ताकि हमारी हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सीधे मिलता रहे। अगर आपको हमारी खबरें पसंद आती हैं तो उन्हें अपने व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर अकाउंट्स पर शेयर करना ना भूलिए ताकि और लोग भी हकीकत से वाकिफ हो सकें।